और आइए सीधे रुख करते हैं जहां पर जारी है विधानसभा की कार्यवाही। पेपर लीक होगा, पेपर वो बिकेंगे, ऐसी स्थिति में तो कम से कम तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बात सही है कि उसको जो है कंट्रोलर बना रखा वहाँ का संस्कृत एग्जामिनेशन का, लेकिन सवाल ये कि आपराधिक प्रकरण जो होते हैं वो आपराधिक प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाती है और अन्वेषण के उपरांत राज्य सरकार न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करती है। अभियोजन स्वीकृति के पश्चात जो है माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया जाता है, वो न्यायिक प्रक्रिया का प्रारंभ होती है। किसी अधिकारी को न्यायालय के द्वारा दोषी अगर ठहरा दिया जाता है तब जाकर के वो सेवा से बर्खास्त होता है। कटा जी मैं पूछ लूं, उसके बाद में और पूछ लेंगे। कितनी सप्लीमेंट्री? एक छोटा सा पूछ रहा हूं कि ये सामान्य अपराध नहीं है। एमडी ने जब नॉट अलाउड लिखा, नॉट को फ्लूड लगाकर मिटाया है और उसका अर्थ बदला है। इसके लिए जांच में आ गया, प्रूव भी हो गया, पुलिस इंक्वायरी में भी हो गया, फिर भी अरेस्ट नहीं हो, ये शंका जाहिर करते हैं। इस इंक्वायरी में हो गया नहीं, ये उसमें हो गया, आपका एसीबी में हो गया। अब एसीबी में वक्त लगता है, एसीबी में कोई इतनी तुरंत कार्रवाई नहीं होती, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं तफ्तीश में। तो वहाँ से सब कुछ होने के बाद अगर न्यायालय दोषी जो है उसको ठहराया जाता है तभी जाकर के कार्रवाई होगी, बाकी सस्पेंशन तो हो चुका उसका। अब सवाल यह कि 16 सीसी का अगर मान लीजिए कोई फैसला आता है तो उसके अनुसार जो है उससे वसूली भी की जाएगी। मकटा जी। अध्यक्ष महोदय, प्रकरण बहुत ही गंभीर लगता है। ये उमेश सिंह के ऊपर ही 4 प्रकरण दर्ज है। 4 में से जो चौथा है उस पर तो 56 लाख का जो इसने, ये है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जयपुर में महाप्रबंधक वित्त के पद पर पदस्थापित दौरान पत्रावली पर काट-छांट कर प्रबंध निदेशक के आदेशों की स्वीकृति का स्वरूप दिया जाकर निगम को 56,30,500 रुपये की हानि पहुंचाने का मामला बजाज नगर थाना जयपुर में FIR संख्या 429/18 का दर्ज है। एक 20 का दर्ज है। यही एक ऐसा आदमी है जिसकी स्वीकृति सरकार की तरफ से नहीं मिलने के कारण से इस केस को जो एसीबी है वो आगे नहीं बढ़ा पा रही, नहीं तो ये बहुत कुछ आगे बढ़ जाता। तो मंत्री महोदय, ये विभाग की वर्किंग को भी थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर इतने समय तक आज अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछते तो आप इस पर एक्शन नहीं लेते। इसके लिए भी तो विभाग का कोई तो भी अधिकारी भी तो जिम्मेदार, अकेले आप भी नहीं हो जो इस काम को देख रहा, वो जिम्मेदार है कि नहीं है? तौर पर बात सही है कि पुराने केस हैं, इन पर अभी तक काम हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। सवाल यह है कि आपने तो सिर्फ एक का बताया कि साहब 56 लाख का मामला है। ये 56 लाख का नहीं है, पहला वाला मामला तो 10 करोड़ से भी ऊपर का है। इतना संगीन मामला है। अब उसको लगा करके 16 सीसी का नोटिस 2020 में दिया गया। तो मैंने विभाग वालों से कल बात करी, वो यही कहा, मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है, तब जाकर के उन्होंने जो है उस उमेश सिंह को सस्पेंड किया कल। अगला प्रश्न बलवान पूनिया। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 416। जी हाँ, वर्तमान में छात्र संख्या एवं मानदंडों के अनुसार पदों के समानीकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आवश्यकता अनुसार पद उपलब्ध होने पर विद्यालयवार पद आवंटन एवं पदस्थापन की नियमानुसार कार्रवाई किया जाना संभव है। क्या मंत्री जी बताएंगे मानदंडों व संख्या की बात स्पष्ट क्या है? छात्र संख्या कितनी हो स्कूल में, तब दूसरा अध्यापक लगाएं। इसके लिए मानदंड क्या रखे गए न्यूनतम, वो तो स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, मानदंड ये हैं कि सामान्यतः 60 विद्यार्थी होते हैं, उस पर 2 अध्यापक दिए जाते हैं। सामान्य शिक्षा में भी ये है कि 30 विद्यार्थी पर 1 और 30 से 60 के बीच में 2 अध्यापक दिए जाते हैं। और प्राय राजस्थान में मैं आपको बताना चाहता हूँ, खासतौर से 423 राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हैं, उनमें 268 में 2 या 2 से अधिक पद स्वीकृत हैं। केवल 146 विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल मात्र 1 ही पद स्वीकृत है, क्योंकि वहां छात्र संख्या 60 से कम है। और ख़ास तौर से अभी रीट का लेवल 1 की परीक्षा हुई है, उसमें 253 पद जो हैं वो हमने रिक्तियां भेजी हुई है, विज्ञापित भी हैं। ये पद जब मिल जाएंगे तो ये 146 पद भी संख्या के अनुसार भर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न जब्बर सिंह। संख्या 417।
आपको लिख के दिया गया माननीय सदस्य, लिख के दिया, मेरे पास नहीं है। आपके पास है? मेरा ऑफिस आप चला रहे क्या? अगला प्रश्न मैं पूछ ले माननीय मंत्री, आप जब तक चेयर को नहीं देंगे तब तक नहीं, मैं अलाउ कर रहा हूं, लेकिन ये रॉन्ग प्रैक्टिस। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, भीलवाड़ा के हरणी खुर्द में मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अल्प आय वर्ग के 240 फ्लैट लॉटरी के द्वारा आवंटित किए गए हैं। खंड 2, उक्त आवास योजना में एलआईजी फ्लैट श्रेणी के 67 सदस्यों के द्वारा संपूर्ण राशि नगर विकास न्यास करवा दी गई और 96 सदस्यों के द्वारा आंशिक एवं 77 सदस्यों के द्वारा कोई राशि जमा नहीं करवाई गई। खंड 3, उक्त आवास योजना अल्प आय वर्ग के संपूर्ण रकम जमा कराने वालों को फ्लैट का कब्जा 30 जून 2022 को सुपुर्द कर दिया जाएगा। आवास योजना का निर्माण कार्य कब चालू हुआ, वह वर्तमान में निर्माण कार्य की क्या स्थिति है? माननीय कटारिया जी, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताएं कि ये जो 67 लोगों ने अपनी पूर्ण राशि जमा करा दी, ये कब जमा करा दी और अब आप इसको जून 22 में इतने लंबे समय बाद दे रहे हो, तो क्या कारण है? मोटा कारण ये है साहब कि उक्त योजना के सभी आवास स्ट्रक्चर जमा करा दी, उसकी तारीख तो मेरे पास नहीं है, जमा कराने की तारीख मेरे पास नहीं है, लेकिन जो जमा करा दी तो उनको कब्जा दिया जाने की बात है, तो उसकी तो तारीख मैंने आपको बता दी कि जून में उनको कब्जा दे दिया जाएगा। वजह यह है कि उसमें कुछ न कुछ काम बाकी है। जिस तरीके के जो है वो आपका जैसे स्ट्रक्चर वर्क पूर्ण हो चुका है, फिनिशिंग का कार्य और एक्सटर्नल डेवलपमेंट का जो काम है ना, वो किसी न किसी का बकाया है, तो उन लोगों ने खुद ने ये कह दिया कि साहब ये काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद में जाकर के हमें जो कब्जा दो। अब जिन्होंने पैसा जमा कराया नहीं या किसी ने आंशिक जमा कराया, किसी ने करवाया ही नहीं, वो एक अलग बात है। इन्होंने आंशिक कराया या नहीं कराया उनको छोड़ो, जिन लोगों ने जमा करा दिया, कारण क्या बहुत गरीब लोग होते हैं, इनको किराए के मकान का भी किराया देना पड़ता है, आपके इधर की किस्तें भी देना उनको शुरू हो जाती है, तो उस आदमी को बहुत परेशानी होती है, जो छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं उनको, और इस कारण से कब जमा हुआ और अब तक नहीं दिया, इसके बारे में विभाग से थोड़ा सा आप पूछताछ करिए कि लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है, छोटे लोग हैं ये सब। अगला प्रश्न श्री कालीचंद सराफ। प्रश्न संख्या 418। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, जयपुर के मालवीय नगर, मोती डोंगरी आदि शहरी क्षेत्रों में दिनांक 1/4/2021 से अब तक पैंथर के आने की 9 घटनाएं हुई है। जयपुर के मालवीय नगर, मोती डोंगरी आदि शहरी क्षेत्र जालाना वन क्षेत्र से लगते हुए क्षेत्र हैं। इस कारण कभी कभी पैंथर्स भटक कर शहरी क्षेत्र में आता है। खंड 2, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभाग द्वारा जालाना वन क्षेत्र, आमागढ़ एवं आसपास के वन क्षेत्रों की अधिकांश सीमा पर 6 फीट ऊंची दीवार पक्की का निर्माण करवाया गया है। वन्य जीवों के पानी के लिए वन क्षेत्र में उचित व्यवस्था की गई है। वन्य जीवों हेतु प्रे बेस को बढ़ाने के लिए ग्रास लैंड विकसित किया गया है। सर्विलांस सिस्टम और कैमरा ट्रैप लगाकर वन्य जीवों की आवाजाही पर निगरानी रखी जाती है और आबादी क्षेत्र में आने पर विभाग की रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू कर तुरंत प्रभाव से उपयुक्त वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ये सही है कि झालाना जंगल देश में पहले लेपर्ड प्रोजेक्ट के रूप में दुनिया भर में ख्याति पा रहा है, परंतु वन महकमे के अफसरों की मनमर्जी और अनदेखी के कारण यहाँ प्रवास कर रहे पैंथरों पर वे भारी पड़ रही है। बार बार दावे करने के बाद भी
वन्य जीवों के प्रेबेस का मुकम्मल इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है। इसके कारण 1/4/21 से यानी सवा साल में 9 घटनाएं इस प्रकार की हुई है। प्लीज आई विल नॉट अलाउ इट। प्रश्न पूछें, ये आ चुका सब पूछ रहा हूं साहब। ये वही बोल रहे हैं, आ चुका जवाब में। आप प्रश्न पूछें। चीता आपके पास नहीं आएगा, आपके पास नहीं आएगा, आपको देख के भग जाएगा। माननीय प्रश्न पूछे। दूसरा मेरा प्रश्न है, सुनिए आप मेरी बात तो पूरी सुनिए साहब, फिर यदि प्रश्न नहीं हो तो आप इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। मेरा प्रश्न पूछे स्पेसिफिक। तो मैंने ये कहा है कि इनके लिए प्रेबेस की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। इन्होंने कहा है कि प्रेबेस की पूरी व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था है। यदि वो होती तो सवा साल में 9 बार वो लोग ये वहां से पेंशन नहीं निकलता, नंबर 1। और दूसरा, उत्तर ही आप दे रहे हो, प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हो साहब। आप भी खुद कह रहे हो व्यवस्था। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आसपास के जंगल को बतौर कॉरिडोर विकसित करने का कोई आपका विचार है क्या, जिससे कि वो बाहर नहीं निकले? यदि है तो आप कब तक करेंगे? नहीं तो कब तक नहीं करेंगे, ये बताइए। तब तक बेंतर आते रहेंगे यूं मतलब। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में पक्की दीवार की भी बात कही, इसके अलावा प्रेबेस के लिए ग्रासलैंड विकसित किया जाना बहुत ज़रूरी है। ग्रासलैंड विकसित होगा तो प्रेस बेस को व्यवस्था हो जाएगी, तो ये बाहर नहीं आएंगे। नहीं तो ग्रासलैंड पूरा विकसित नहीं हुआ है, चल रहा है। इसको ग्रासलैंड काफ़ी विकसित किया है हमने। कब तक हो, ये पूछे कब तक हो जाएगा? ये इस पे काम चल रहा है। जल्दी ग्रासलैंड, मैं खुद इस जालाना डूंगरी का पूरा इंस्पेक्शन करके आया हूँ, देख करके अधिकारियों से जो साथ लेकर के पूरा इसको देखा है। इसके बाद में इसके दूसरा आपने पूछा, पास में आमागढ़ है, लालबेरी है, इसको भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। इससे आगे नारगढ़ अभ्यारण्य है, वो फिर आगे जमवा रावगढ़ है, वो जोड़ करके ये सरिस्का तक एक हो जाएगा, एक कॉरिडोर हो जाएगा। तो इनके फिर उधर जाने के लिए फिर ये शहर में नहीं आएंगे। इस प्रकार की हमारी योजना है, इस पे हम काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो घटनाएं हुई है, ये शहर में आए हैं 9 बार, ये वास्तव में ठीक नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये हमारा है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य, आप जितने वार्ता का अनुभव दूसरों से करवा रहे हो, आप चित्तों से कर रहे हो तो काफी है ना भाई। जैसा कि आपने स्वयं ने माना है कि ये जयपुर शहर के पास में इतना बड़ा ये जालाना सफारी विकसित की है, और इसमें पहले जो थे कम ही थे, ये वो बड़ी हैं अपना। हाँ, 45 हो गए हैं, बढ़ रहे हैं इनके ऊपर। तो इसलिए, और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी। पहले 20-21 में 21,500 पर्यटक थे, और अभी 21-22 में फरवरी माह तक 31,314। और इसको देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है। फिर मेरे पास तो आप जैसे लोगों की और दूसरे लोगों की खूब सिफारिशें आती कि साहब हमको वहाँ पर दिखाएं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आवे उनको इसमें दिखाया जाए। तो ये जयपुर के बिल्कुल नज़दीक है। दूसरा रणथंभौर है, दूसरे जितने भी है, धन्यवाद, वो दूर है। अगला प्रश्न गुलाब चंद जी कटारिया। प्रश्न संख्या 419। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 परवन सिंचाई परियोजना की यथोचित प्रगति न होने एवं अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें 24/12/2020, 9/1/2021, 20/1/2021 एवं 12/8/2021 को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त हुई। इन शिकायतों में वर्णित बिंदु में से वित्तीय अनियमितताओं की जांच हेतु निदेशालय निरीक्षण विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 1/10/2021 के द्वारा 3 सदस्य जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। शिकायतों में तकनीकी अनियमितताओं से संबंधित बिंदुओं के संदर्भ में अनुबंध के प्रावधानों तथा तकनीकी आधार पर अध्ययन करने हेतु 4 मुख्य विधाओं समेत 7 सदस्यों की समिति का गठन 3/2/2022 के आदेश द्वारा किया गया। खंड 2 परवन सिंचाई परियोजना के संबंध में प्राप्त शिकायतों की प्रकृति के मद्देनजर सीसीए नियम 1958 के अंतर्गत आदेश दिनांक 27/10/2021 द्वारा
राजीव चौधरी मुख्य अभियंता, कृष्ण मोहन जायसवाल अधीक्षण अभियंता एवं शिव शंकर अधिशासी अभियंता को निलंबित किया गया। निलंबित अधिकारियों की सीसीए नियम 1958 के अंतर्गत कार्मिक विभाग द्वारा 31/7/2018 को जारी परिपत्र के अनुसार निलंबित जांच बहाल किए जाने के आदेश दिनांक 12/1/2022 को जारी किए गए। खंड 3 वर्तमान में राजीव चौधरी मुख्य अभियंता RRBA जयपुर, कृष्ण मोहन जायसवाल अधीक्षण अभियंता कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन उदयपुर एवं शिव शंकर मित्तल अधिशासी अभियंता प्राविधिक सहायक वास्ते अधीक्षण अभियंता जल संसाधन व्रत भीलवाड़ा पदस्थापित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपने जैसा जवाब दिया इसमें 1/10/21 को 3 सदस्यों की जांच आपने कायम कर दी। उस जांच को उस आदेश में कितने समय में पूरा होना था? 1। और उसके बाद इन लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई आपने, उस जांच की रिपोर्ट तो आई नहीं और आपने 27/1 को इनको 3 लोगों को निलंबित कर दिया, जिसमें राजीव चौधरी, कृष्ण मोहन, एक चीफ इंजीनियर है, एक एसी है और एक शिव शंकर है जो एक्शन है। इन तीनों को आपने निलंबित कर दिया। तो एक तो यही बता दें, फिर एक नया आदेश आपने और दिया, 7 लोगों की कमेटी बनाई। उस कमेटी को कितने दिन में अपनी रिपोर्ट देनी थी? अब तक इन दोनों कमेटियों ने रिपोर्ट नहीं देने का क्या प्रभाव पड़ा? माननीय अध्यक्ष महोदय, 31/8/2018 को कार्मिक विभाग का एक आदेश है और इस आदेश में ज़्यादा दिन तक हम किसी को सस्पेंड करके नहीं रख सकते और इसलिए उनको, और दूसरी हमारी जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भी नहीं आई और उधर कार्य अवधि पूरी हो रही थी, इसलिए उनको वापस बहाल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप नहीं पढ़ना चाहते, मैं पढ़ दूँ। मेरे को पढ़ा हुआ तो था, पर मैंने आपसे पूछा कि आप बताओगे। ये जो आपने 3 लोगों की कमेटी बनाई, 1/10/21 को बनाई थी, जिसमें एक धनफुल सिंह मीणा है लेखा अधिकारी, एक श्याम कुमार टेलर है सहायक लेखा अधिकारी, एक गजराज सिंह है। इनमें से आपने लिखा है कि अनियमितताओं, गबन, हानि आदि के लिए उल्लेखनीय साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर स्वस्थ उत्तरदायित्व का निर्धारण कर 1 माह के विशेष जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन तय करें। यह आपका आदेश है अक्टूबर 1 का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।